बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईएनटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ईएनटी के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिनको आपने स्किप नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ईएनटी के अंदर ढींगरा वाली बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर टोटल चैप्टर 96 है और हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जिसको पढ़ना तो आसान काम है इंटरेस्ट के साथ, लेकिन याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपकी आसानी करने वाला हूँ। मैं इसमें आपको हर सेक्शन के, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जिनको आपने स्किप नहीं करना। बाकी टॉपिक्स को आप सुपरफिशियल रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ोगे तो ये आपका बहुत सारा नुकसान कर जाएगी। पहले से बता दूं कि आपने इन टॉपिक्स के अलावा बाकी जो कंटेंट है उसको पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इनको नहीं छोड़ना। सही हो गया? क्योंकि बाकियों से एमसीक्यूज या वाइवा वगैरह कवर हो सकता है या कभी कभार एससीक्यू भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रॉपर। तो आपको पता है कि ईएनटी के 3 पोर्शन है, एयर, नोज, थ्रोट। थ्रोट को भी मजीद 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, थायराइड, इसोफेगस और कुछ सर्जिकल टेक्निक्स वगैरह आना शुरू हो जाती है। स्टार्ट करते हैं एयर वाले पोर्शन के अंदर। जो एयर वाले पोर्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वंस अगेन बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, चैप्टर नहीं बताने वाला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ईएनटी का जो एयर वाला पोर्शन है, इसका जो ये वाला चैप्टर है, चौथा चैप्टर। ओके, चौथे चैप्टर के अंदर कंडक्टिव और सेंसोरी, वैसे इसमें हेयरिंग लॉस तो आ गया है। इस चौथे चैप्टर के अंदर क्लिनिकल टेस्ट के नाम आने चाहिए और ये आपको क्लिनिकल टेस्ट एमसीक्यूज के अंदर, वाइवा के अंदर, प्रैक्टिकल में ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन एससीक्यू में रिलेटिवली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ आपने तैयार करनी है एससीक्यू में, इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टिम्पैनोमेट्री, इसकी टाइप्स तैयार करनी है। और दूसरी चीज़ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो बैरा है, BERA, जिसको ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स कहते हैं। अब आते हैं हियरिंग लॉस वाले चैप्टर के अंदर। हियरिंग लॉस वाले के अंदर जो आपने चीज़ स्किप नहीं करनी वो टिम्पैनोप्लास्टी की टाइप्स, इसके अलावा कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कॉजेज याद रखने हैं। और तीसरी चीज़ जो आपने मिस नहीं करनी वो है प्रेसबाइकोसिस। ओके, प्रेसबाइकोसिस को आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा एक और चीज़ भी है इंपॉर्टेंट टेबल, वो है ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये तो हो गया हेयरिंग लॉस वाला चैप्टर। इसके बाद असेसमेंट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन है। वंस अगेन ये वाले आपको वाइवा में ज़्यादा हेल्प करेंगे, वाइवा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज कम्पेयर टू थ्योरी पोर्शन ऑफ एससीक्यूज। इस चैप्टर के अंदर डिसऑर्डर ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम है, इसके अंदर BPPV, इसको तैयार करना है। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर के 2 कैटेगरी है, पेरिफेरल, सेंट्रल, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ओके, बाकी ये चैप्टर एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला जो चैप्टर आ गया है सुपर इंपॉर्टेंट, वो है डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। इसके अंदर जिस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना वो है हिमाटोमा ऑफ द पिना, ओके, जिसको आप बॉक्सर ये कहते हैं। नंबर 2 फरनकल। नंबर 3 आ जाते हैं ओटोमाइकोसिस। नंबर 4 मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। इनके सिनेरियो बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद अगर आप आगे आ जाओ तो आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन रप्चर। इसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब है। इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही चीज़ आपने देखनी है अच्छे तरीके से, वो है पैचुलस यूस्टेशियन ट्यूब। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एससीक्यू आएगा ही आएगा। तो ASOM को आपने स्किप नहीं करना, SOM को स्किप नहीं करना। ओके, तीसरी चीज़ जो आपने तैयार करनी है, वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 चीज़ें ASOM और SOM। इसके बाद कोलेस्टीटोटोमा वाला चैप्टर है। कोलेस्टीटोटोमा वाला टॉपिक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से तैयार करना है। CSOM की 2 टाइप्स है, एटिकोएंट्रल ट्यूबर टिम्पैनिक, इसका डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और एटिकोएंट्रल को खास तौर पे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। केनाल वाल अप, केनाल वाल डाउन, इनके ऑपरेशन का डिफरेंस आना चाहिए। ओके, इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर इनके नाम कॉम्प्लिकेशन के इंट्राक्रैनियल, इंटरटेम्पोरल होती है। फिर इंटरटेम्पोरल में जो एक्यूट मास्टोइडाइटिस है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और फ्रंकल और मास्टोइडोटिस को, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन और मास्टोइड एयर सेल को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, इस डिफरेंस को भी आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है ऑटोसेक्लोरोसिस। ऑटोसेक्लोरोसिस एज अ होल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 सफ़ों का सारा चैप्टर है। फेशियल नर्व के अंदर जो चीज़ पूछी जाती है वो बेल पाल्सी और इसका ट्रीटमेंट है, और उसके कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। और ये वाला चैप्टर नंबर 15 है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एज अ होल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। सिर्फ मिनार डिजीज़। ओके, इसके बाद ट्यूमर ऑफ एक्सटर्नल ईयर है, इसमें एज इट इज़ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्टियोमा और एक्सोस्टोसिस को देख लेना।
नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ मिडिल ईयर एंड द मास्टोइड। इसके अंदर ग्लोमस ट्यूमर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राइजिंग सन अपीयरेंस, पल्सेटाइल साइन, ब्राउन साइन, ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ओके, और क्लब साइन भी है। कॉस्टिक न्यूरोमा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने ओवरऑल अच्छे तरीके से तैयार करना है। डेफ चाइल्ड है, डेफ चाइल्ड के अंदर इस वाले को तो आप देख लेना, सुपरफिशियल रीडिंग कर लेना, लेकिन इस चैप्टर में से सिर्फ ये चीज़ अच्छे से तैयार करनी है, बहुत अच्छे से, और मैनेजमेंट वगैरह तैयार करनी है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन के अंदर आपने क्या करना है, डिसएडवांटेजेस करने हैं कन्वेंशनल हियरिंग एड्स के, और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन पढ़नी है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की। इसके बाद ओटैल्जी है, इसको एक मरतबा रीड दे देना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ओटिनाइटिस के दो कॉजेज, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसको देख लेना। तो यह है ईयर वाला पोर्शन। अब आ रही है नोज वाले पोर्शन की, नोज एंड द पैरानेजल साइनसेस। जो पहला चैप्टर है इसमें से मास्टोइड हियरसेल वाला सवाल आता है, लेकिन उसको भी छोड़ दो, वो तो ओके। फिजियोलॉजी ऑफ नोज चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है वो है राइनोफाइमा, इसको देख लेना। और जो बेसल सेल कार्सिनोमा, प्रोडेंट कल्चर है, इसको भी देख लेना, ठीक है। नेजल सेप्टम वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनएस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्टर हीमाटोमा, सेप्टर लेप्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्यूट एंड क्रॉनिक रिनाइटिस है, तो क्रॉनिक रिनाइटिस के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है वो एट्रोफिक रिनाइटिस से आता है, इसको स्किप नहीं करना, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का होता है। और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जिसको रिनाइटिस सीका और कैजियोसा कहते हैं, ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है ग्रेनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज। ओवरऑल वैसे ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप राइनोसेक्लोरोमा को देख लेना, ठीक है, ओके। और वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस को देख लेना। मिसलेनियस डिसऑर्डर ऑफ नेजल कैविटी है, तो इसके अंदर ये पढ़ लेना कि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, कि अगर यूनिलैटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो वो राइनोलेट, नेजल डिप्थेरिया, नेजल में ऐसे ये चीज़ें होती है। और एक मतलब इस चैप्टर को रीड कर लेना, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो CSF राइनोरिया है, इसको अच्छे से तैयार करना। एलर्जिक रिनाइटिस ओवरऑल आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एलर्जी को VMR का, वाज़ोमोटर रिनाइटिस का डिफरेंस आना चाहिए। नेजल पॉलिप की बात करते हैं तो चैप्टर भी ओवरऑल सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो एंट्रोकॉनल और इसके अलावा बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप का डिफरेंस है। एपिस्टैक्सिस, ये चैप्टर भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, कॉजेस अच्छे तरीके से तैयार करना है, खासतौर पर मैनेजमेंट है। ट्रॉमा टू द फेस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लो आउट फ्रैक्चर को देख लेना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैरानेजल साइनसेस है, तो उसको छोड़ देना, MCQs वगैरह आ सकती है। एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस में मैक्सिलरी साइनोसाइटिस को तैयार कर लेना और एथमोइडल साइनोसाइटिस को तैयार कर लेना। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को देख लेना, सर्जिकल टेक्निक्स, और जो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फंगल इन्फेक्शन ऑफ साइनसेस, इसको याद रखना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस, तो एटलीस्ट आपको ये डब्बा आना चाहिए, ये वाला टेबल, बाकी को छोड़ दे दो या रीड कर लेना, ओके। इसके बाद बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ नेजल कैविटी है, तो इसके अंदर इन्वर्टेड पेपिलोमा इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आता है एग्जाम में। इसके बाद न्यूप्लाज्म और पैरानेजल साइनसेस है, तो इसके अंदर मैक्सिलरी साइनस का जो कार्सिनोमा है, खासतौर पर इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, ओके। तो 3 क्लासिफिकेशन है, ओनगरन, AGCC, और दूसरा लैडरमैन क्लासिफिकेशन, तो उसको देख लेना आप। नेक्स्ट है प्रोप्टोसिस है, तो प्रोप्टोसिस को रीड करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, या अपने आइज के अंदर पढ़ लेना है। इसके बाद है डिजीज ऑफ ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के अंदर जो आपने तैयार करना है वो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है, उसको देख लेना आप, सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस को, ठीक है। फिर ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी है, ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी के अंदर कार्सिनोमा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, और हाइपर पिगमेंटेशन और कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटीज को देख लेना, जहाँ पे एक प्लमर विंसन सिंड्रोम आएगा। इसके बाद न्यूप्लास्टिक है, वैसे आप इसको उसमें पैथोलॉजी में भी देख चुके हो, तो उसको वहीं से कर लेना, कवर करा देगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फेरिंग्स, तो पहले चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा चैप्टर में एडिनॉइड्स इंपॉर्टेंट है, तीसरा चैप्टर है ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स, तो बिनाइन ट्यूमर में फाइब्रोमा और मैलिग्नेंट में नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा तैयार कर लेना। एक्यूट और क्रॉनिक फेरेंजाइटिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शन के अंदर लोडिपिक एंजाइना इंपॉर्टेंट है, क्विंसी है, और पैराफिनेंजियल एब्सेस है, इसको देख लेना आप। ट्यूमर ऑफ ओरोफेरिंग्स है, तो इसके अंदर जो कार्सिनोमा ऑफ टॉन्सिल है और ईगल सिंड्रोम, ये दोनों चीज़ें आ सकती है। और जो ट्यूमर ऑफ हाइपोफेरिंग्स है, इसमें जेनिकल डायवर्टिकुलम, जिसको हाइपोफेरेंजियल डायवर्टिकुलम कहते हैं, इसको आपने याद करना है, बाकी इस चैप्टर को रीड करने की जरूरत भी नहीं है, तो स्नोरिंग वाला चैप्टर है। लैरिंग्स का एनाटॉमी है, इसको छोड़ दो। एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और क्राउप, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देख लेना, बाकी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें पहला वाला जो हेडिंग का लैरेंजियो मलेशिया और दूसरा स्ट्राइडर, इन्हीं में से ही सवाल आता है एग्जाम में। लैरेंजियल पैरालिसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सवाल आया है पास्ट में वो बायलैटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पाल्सी का आया है, जिसमें पैरामीडियन पोजीशन होती है, वोकल कॉर्ड्स की डिस्नी या स्ट्राइडर होता है, वॉइस गुड होती है, ओके। नेक्स्ट है बिनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स, तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स में ज़्यादातर जो सवाल आता है वो वोकल नोड्यूल से आता है, जिसको सिंगर या स्क्रीमर नोड्यूल कहते हैं। कैंसर ऑफ लैरिंग्स में से बहुत सारे सवाल आते हैं, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना। और वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर के अंदर ये वाला टेबल को याद कर लेना, हाइपोनेजैलिटी और हाइपरनेजैलिटी है। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियोस्टमी की इंडिकेशन, टाइप्स और कॉम्प्लिकेशन और स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके बाद फॉरेन बॉडीज़ है, तो इसमें ये वाला टेबल तैयार कर लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। थायरॉइड वाले इतने अनइम्पोर्टेंट है कि मैं कुछ बता नहीं सकते कि कहाँ से सवाल आएगा। थायरॉइडेक्टमी वगैरह देख लेना, एसोफेगस वाला इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ सर्जिकल ऑपरेटिव टेक्निक्स वाला, तो इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले यहाँ पे क्लिनिकल मेथड्स इन ईएनटी आ रहा है, इसको हम ये तो वार्ड्स में आपको हेल्प करेगा। ओके, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। हर टेक्निक के अंदर आप इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन वगैरह ये आपने पढ़ने होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। मेनिंजोटॉमी, कॉर्टिकल मास्टर्डेक्टमी, रेडिकल मास्टर्डेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टर्डेक्टमी, मेनिंजोप्लास्टी, कार्डियल डक्ट्स ऑपरेशन, सब म्यूकोस रिसेक्शन ऑफ नेज़ल सेप्टम, एसएमआर, सेप्टोप्लास्टी, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी ईएनटी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दिया है कि कौन से टॉपिक में से यूक्यू आएगा, कौन से में से नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।